नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए री एग्जाम की तैयारी के लिए आज हम पहला टॉपिक शुरू कर दिए हैं हिंदी भाषा का परिचय। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के री एग्जाम की कक्षा 6 से 8 की तैयारी कर रहे होंगे हिंदी से, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का परिचय। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, हिंदी भाषा का परिचय, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। जैसे हिंदी दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर हम बात करें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड एवं मिजोरम में दिया गया है, ये 2 राज्यों में, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। तो पहला ध्यान रखिएगा, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। और अगला पॉइंट है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ था। आगे चलते हैं, और भी कुछ पॉइंट है जो रिलेटेड है इनसे, उसको देख लेते हैं। जैसे अगला हमारा पॉइंट है कि हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधे लाल द्विवेदी जी को माना जाता है। अगला पॉइंट है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें तो महाभारत है। अगला पॉइंट है कि विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है, जो रामायण के रचयिता हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है राष्ट्र कवि की उपाधि इनको दी जाती है। अगला हमारा पॉइंट है कि हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा हेतु पाने वाले भारतीय लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत को मिला हुआ है। तो चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। सुकुमार कवि की कौन? तो सुमित्रा नंदन पंत। पिछले टीआरई में एग्जाम में बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न कई बने हुए हैं। अगला पॉइंट है कि आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और अगला पॉइंट है लास्ट कि हिंदी का आदि कवयित्री मीराबाई को कहा जाता है। तो आदि कवयित्री किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। तो पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको कवर करा दिया। अब आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। बीपीएससी काफ़ी यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनाई हुई है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न डायरेक्टली हम शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस अभी हमने अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम कवर कर चुके हैं, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पहला का टी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, अभी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट में कवर कर चुके हैं। किसको? तो मीरा महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा की संज्ञा दिया जाता है। तो महादेवी वर्मा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अब अगले पॉइंट पर, प्रश्न नंबर तीसरे पर, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा गया है? किसका लिखा हुआ है आलोचनात्मक इतिहास हिंदी साहित्य का? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बने हुए ऐसे पॉइंट हैं। तो
तीसरा का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि राम बोला बचपन में किसका नाम था। राम बोला बचपन में किसका नाम था, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर चौथा का। तो तुलसीदास जी को जो है राम बोला के नाम से बचपन में जाना जाता है। प्रश्न नंबर पांचवा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, वो आपको प्रश्न नंबर 5 में बताना है। तो 1554 में जो है तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर छठवां, आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है, वो आपको प्रश्न नंबर 6 में बताना है। तो वीर कौन है, राम जी है, तो उनसे इसी ऑप्शन से मिला लीजिएगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल जो है आदि काल को वीर गाथा काल कहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ट्रिक भी मैं आपको बता दिया। सी वाला ऑप्शन छठवां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां पर। प्रश्न नंबर 7वां करा कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7वां का उत्तर की अगर हम बात करें तो सौर सेनी अपभ्रंश जो है हिंदी की जो है उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान रखिएगा, सौर सेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं। अभी हमने इंपोर्टेंट पॉइंट में कवर कर चुके हैं। तो राष्ट्र कवि की संज्ञा किन्हें दी जाती है, तो मैथिली शरण गुप्त को। तो ऐसे ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा 8वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, वो आपको बताना है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी को ही कहा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा प्रश्न नंबर 9 का भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अब 10 पर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 10 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। तो 10वां का हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कवियों का कवि हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 कि महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें उत्तर की तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की जो है इन्होंने स्थापना की थी। डी वाला ऑप्शन हमारा प्रश्न नंबर 11 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, वो आपको प्रश्न नंबर 12 में बताना है। तो मानक हिंदी से तात्पर्य की अगर हम बात करें तो आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप जो है वही मानक हिंदी जो है कहलाता है। ए व एला विकल्प जो है 12 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 8वां विश्व शिखर हिंदी सम्मेलन 2007 ई में का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 13 का। अगर उत्तर की बात करें, क्योंकि इंपोर्टेंट स्थान पर हुआ है इसीलिए पूछा भी गया है कि 8वां जो हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 2007 में, वो कहाँ पर हुआ था, तो वो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो है 13 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं, हिंदी कवियों के छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कवियों के छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, वो आपको प्रश्न नंबर 14 में बताना है। कौन थे, तो प्रश्न नंबर 14 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मुक्तक कवि भी इनको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जूहू की कली इनकी रचना जो कि मुक्तक काव्य के रूप में रची गई है, पूछा जाता है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं, कबीर दास की भाषा थी कैसी थी, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 15 का। पूछा जा चुका है, तो इनकी भाषा सुधकड़ी थी। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि तुलसीदास कृति रामचरितमानस में कितने कांड हैं, वो आपको बताना है। जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, ये जितने भी कांड जो है रामचरितमानस में है, वो कितने कांड उसमें हैं, वो आपको प्रश्न नंबर 16 में बताना है। तो 7 कांड हैं। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वो आपको बताना है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का
ख्याल है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर की बात करें तो दक्षिण में चेन्नई ही फेमस है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं कि विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 का। डायरेक्टली उत्तर की बात करते हैं तो 12 परिवारों में बांटा गया है, बी वाला विकल्प इसका। ए वाला विकल्प जो है 8वां का सही हो जाए 18वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारत का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 का। तो 8वीं अनुसूची सबको पता होगा, 22 भाषाएं हैं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 20 का। सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर हम बात करें तो वो है महाभारत, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। तो ध्यान रखिएगा, महाभारत जो है संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 21 का। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो संसार की भाषाओं में हिंदी का अगर स्थान की अगर हम बात करें तो वो है तीसरा स्थान, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 से। हिंदी किस परिवार की भाषा है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 22 का। तो यह भारोपियन परिवार की भाषा है हिंदी, ध्यान रखिएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 23 का। उत्तर की अगर हम बात करें डायरेक्टली तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, क्योंकि पहले संस्कृत फिर पाली प्राकृतिक फिर अपभ्रंश का नाम आता है, वहां से हिंदी का जो है निर्माण होता है। तो ऐसे में सबसे प्राचीनतम रूप की बात करें तो ऋग्वेद में मिलता है, जो संस्कृत में वर्णित है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 करा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी, वो आपको बताना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की प्रश्न नंबर 24 का उत्तर की बात करें तो 1910 में हुआ था इसकी रचना, ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 25 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआरटी में यहाँ से कई बार ये प्रश्न रिपीटेड है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर की बात करें तो उदंत मार्तंड जो है, उदंत मार्तंड ये जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। जुगल किशोर इसके संपादक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 26 पर। इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है, वो आपको बताना है कृत्रिम हिंदी। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर की डायरेक्टली बात करें तो वो है रेखत्या जो है उसको कृत्रिम हिंदी की संज्ञा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा रेखत्या को। प्रश्न नंबर 26 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 27 में। किसे कहा जाता है तो उर्दू को कहा जाता है, डी वाला ऑप्शन जो है 27 का सही हो जाएगा कि हिंदी की ही एक शैली है, वो है उर्दू। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है। तो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप जो है कहाँ दृष्टव्य होता है, वो आपको प्रश्न नंबर 28 में बताना है। तो वो ऋग्वेद में, अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 29 का। तो राष्ट्रभाषा के रूप में रखा जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो सबको पता होगा कि 22 भाषाएं हैं, डी वाला ऑप्शन 30 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31, देव भाषा कौन सी भाषा है, वो आपको बताना है। देव भाषा की संज्ञा किस भाषा को दिया जाता है, तो सबको पता होगा संस्कृत भाषा को ही देव भाषा की संज्ञा दिया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन प्रश्न नंबर 31 का हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 32 का। उत्तर की बात करें तो पाली प्राकृतिक से अगर हम बात करें तो इसका उत्पन्न हुआ है। जैसे होता क्या कि संस्कृत फिर पाली फिर प्राकृतिक फिर अपभ्रंश, ऐसे होता है इसका क्रम। तो जो ऑप्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मारना होता है। तो प्रश्न के ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, वो आपको बताना है। कई बार ये प्रश्न बना भी है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
हिंदी किस भाषा का शब्द है? प्रश्न नंबर 33 कह रहा है, तो ये है फारसी भाषा का शब्द। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 34 का 34 का प्रश्न के उत्तर की बात करें तो पैसाची जो है इसी भाषा से जो है इस पंजाबी भाषा का जन्म हुआ है। तो प से पंजाबी, प से पैसाची, ऐसे ट्रिक से जोड़ लीजिएगा। ये वाला ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 से। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 35 का तो रामचरितमानस की अगर हम भाषा की बात करें तो वो जो है अवधी भाषा में जो है रची गई है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 का ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 की बात करें तो जायसी का पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 36 का तो ये भी जो है अवधी ही भाषा में रचा गया है। ध्यान रखिएगा, 34 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37। बघेली किसकी बोली है? वो आपको बताना है कि बघेली जो है किसकी बोली के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 37 का चलिए प्रश्न नंबर 37 के उत्तर की अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है बघेली आता है। तो 37 का हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38। विभाषा किसे कहते हैं? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 38 में कि विभाषा किसे कहते हैं। तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हुई विभाषा कहा जाता है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 का बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39। ये करा कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 39 का तो प्रेम सागर में हुआ था। डी वाला ऑप्शन जो है 39 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 करा कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो है लिया गया था? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 40 का डायरेक्टली उत्तर की बात करें तो 14 सितंबर 1949 को, तभी से जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसी से मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं और वो है प्रश्न भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का जो है गठन हुआ था? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था भाषाई आधार पर गठित होने वाला। तो डी वाला ऑप्शन हमारा प्रश्न नंबर 41 के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 42 का उत्तर की बात करें तो 1956 में जो है ये जो है भारतीय राज्य पुनर्गठन व्यवस्था जो है लाई गई थी। तो डी वाला ऑप्शन जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग 42 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है कि तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? वो आपको प्रश्न नंबर 43 में बताना है कि विनय पत्रिका जो है तुलसीदास द्वारा रचित रचना है, इसकी भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 44 का उत्तर की बात करें तो गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। उन्होंने हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में अपनाने का जो है प्रस्ताव सबसे पहले रखा था संविधान में। ये वाला विकल्प जो है 44 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है कि नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष कौन सा है? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 45 का तो वो 1893 जो है नागरिक प्रसारणी सभा का स्थापना हुआ था 1893 में। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में कहा गया है? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 46 का तो अनुच्छेद 343 में ही कहा गया है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 47 का अध्यक्ष कौन थे? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 47 का अगर उत्तर की बात करें तो बीजी जो खेर थे वो जो है उस प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो भाषाई आधार पर जो है गठित होने वाले राज्य की व्यवस्था थी। 1956 में ये लागू भी हो गया था, तो ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था, वो आपको प्रश्न नंबर 48 का बताना है। तो कहाँ आयोजित किया गया था, तो भारत में ही, कहाँ पर, भोपाल में आयोजित किया गया था। तो ए वाला विकल्प 48 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। सबसे पहले हिंदी भाषा का नाम जो है भारतवर्ष के लिए किसने सुझाया था, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 49 का। तो वो मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और भाषा जो है हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में गठित करने की बात किसने कहा था, तो गोपाल स्वामी अय्यर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और अगला हमारा प्रश्न जो था, कौन था कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, तो वो मदन मोहन मालवीय जी जो थे, उन्होंने सुझाया था। तो डी वाला 49 का सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, पंजाब काशी नगरी प्रसारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 50 का। तो रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, बाकी शिव कुमार सिंह, बाबा श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र जी जो थे काशी नगरी प्रसारणी सभा के संस्थापकों में। बाकी एक आदमी नहीं था, कौन था, रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51। 10वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, वो आपको बताना है। तो अभी हमने ऊपर चर्चा कर ही लिया इसका, भोपाल में जो है आयोजित हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो है इसका 51 का सही हो जाएगा। 10वां जो है हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो भोपाल में। बी वाला 51 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52। भोपाल ही न है, शॉर्ट डाउट कोई नहीं है, हाँ भोपाल ही है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, वो आपको प्रश्न नंबर 52 में बताना है कि कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो 4 कालखंडों में विभक्त किया गया, सबको पता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये जो है, और रीति भक्त काल जो है, आधुनिक काल जो है, ये 4 भागों में ही विभक्त किया गया है हिंदी साहित्य को। तो बी वाला ऑप्शन प्रश्न नंबर 52 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 53। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी के अलावा की बात कर रहा है। तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो वो जो भाषा है नेपाली भाषा, ये भी जो है देवनागरी ही लिपि में लिखी जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 54 का। तो 54 का अगर हम विकल्प की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य जो है नहीं था। और बाकी 14 राज्य 7 यूनिटरी बने थे, 6 यूनिटरी उसमें बने थे जब हिंदी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, डी वाला 54 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, वो आपको बताना है। ये विश्व वाला है, तो ध्यान रखिएगा किस तिथि को मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 56 है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 56 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो है फिजी में जो है आयोजित किया गया था। तो ये लेटेस्ट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 2023 की ही बात है। तो हो सकता है ये प्रश्न बन भी सकता है। ए वाला विकल्प जो है 56 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 57 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया था कहाँ पर, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 57 का। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में जो है 11वां हिंदी विश्व शिखर सम्मेलन किया गया था। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो है हिंदी भाषा के परिचय से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनते थे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।